नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं अतुल अग्रवाल, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश पठानकोट की इनसाइड स्टोरी। सवाल यह है कि क्या पठानकोट एयरबेस में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक लेकर घुसने में किसी भीतर के शख्स ने मदद की थी? क्योंकि मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान और दवाइयां मौजूद थीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतना सामान लेकर आतंकवादी पहले सरहद और बाद में एयरबेस के भीतर घुसे तो घुसे कैसे? पठानकोट हमले में किसी गद्दार का हाथ। गद्दार ने की थी आतंकवादियों की मदद। विस्फोटक हथियार लेकर सरहद में कैसे घुसे आतंकी? एनआईए के हाथ लगेगा देश का गद्दार। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की साजिश लगातार गहराती जा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि अंदर के किसी शख्स के बिना मदद के ये हमला संभव ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद सहित दवाइयां और खाने का सामान लेकर आतंकियों का अंदर घुस जाना बिना मदद के संभव नहीं है। एनआईए का भी कहना है कि वे इस मामले की जांच पूरी तरह से कर रहे हैं कि क्या कोई इनसाइडर इन आतंकियों की मदद कर रहा था, और इसको लेकर वे पूरी तरह से सचेत हैं और उनका भी शक इसी एंगल पर जा रहा है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हम इस तथ्य पर भी जांच कर रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक के साथ आतंकी एयरबेस में कैसे घुसे। जिस तरह से यह अटैक हुआ है और जिस तरह से वो लोग अंदर घुसे हैं, इतने साजो सामान के साथ, इतना एम्यूनिशन, इतनी गन्स, बारूद, ऑलमोस्ट इतनी क्विंटल बारूद लेके घुसे हैं, तो इससे तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई अंदर से मिला हुआ है। और मिला ही नहीं हुआ, उसने काफी हद तक इनकी मदद की है अंदर घुसने में, अंदर छुपने में। अगर आप इवेंट्स को भी देखेंगे तो लगता है कि 2 लोग पहले आ गए थे, 4 लोग बाद में आए हैं। तो वो 2 लोग कहां पर इतनी देर छुपे रहे, उन 2 लोगों के पास इन 4 लोगों को कौन लेकर गया, ये सब एक ऐसा सस्पेंस है जो कि इंक्वायरी जब डिटेल में आएगी तो सामने आएगा, लेकिन कोई ना कोई अंदर का आदमी मिला हुआ जरूर है। सूत्र बताते हैं कि शायद कुछ आतंकी या फिर सभी आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने से पहले ही वहां पर मौजूद थे। पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी को पहला हमला सुबह 3:30 बजे के करीब हुआ, लेकिन 6 आतंकियों को मार गिराने के बाद भी वहां से 45 विस्फोटक बरामद किए गए। इतना ही नहीं, आतंकियों के बारे में सामान्य राय यही है कि अगर आतंकी आत्मघाती मिशन पर हैं तो वो कम से कम सामान के साथ सीमा पार करेगा। लेकिन पठानकोट हमले के लिए आतंकियों ने पहले एक गाड़ी का अपहरण किया ताकि वो एयरबेस के करीब जा सके, फिर एयरबेस के अंदर दीवार फांदकर घुसे। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, खाने पीने का सामान और दवाइयां मिली। ऐसे में सवाल यही है कि एक बैकपैक में तबाही का इतना सामान लेकर आतंकियों ने सीमा कैसे पार की होगी। ये तो हमारे आदमी मिले हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी इंक्वायरी हो रही है, कि एक पुलिस ऑफिसर जिसकी कहानी है, वो कहानी मुझे दुरुस्त नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि ये इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड पे थी और जरूर ऊपर भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ होगा, और इसके ऊपर भी सब होंगे बेशक। आप देखिए कि कितना उधर से असला आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आजकल अपना, माफ करना कहने के लिए कि वो काम नहीं कर रहे, क्यों? पैसा इतना है, वो जो ड्रग्स लाते हैं वो इतना पैसा है, तो उन्होंने क्या करना है, वो सब यही कर रहा है कि पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर आतंकी एयरबेस की 10 मीटर ऊंची दीवार, जिस पर 2 मीटर ऊंची कटीली तार का बाड़ लगा होता है, उसे फांदकर एयरबेस में कैसे घुसे, क्योंकि इतना भारी सामान लेकर एयरबेस की दीवार फांदना आसान नहीं। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ये पहले से अंदर पहुंच चुके थे, कुछ बाहर से आए, कुछ पहले से आए। इसकी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि इतना सामान एक रात में, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए, इससे जरा शुभा हो रहा है लोगों को।
लगता ऐसा है कि पहले से सामान उन्हीं ने भेजा और वहाँ पे कोई अबेंडेंट जो जगहें थी, बड़ा काफ़ी बड़े एरिया में ये बेस है, उसमें कुछ बिल्डिंग्स थी जो अबेंडेंट थी, उन बिल्डिंगों में ये आके छुप गए थे। लेकिन ये कि इसमें कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहे होंगे इनकी सपोर्ट देने के लिए, इनको बगैर उसके संभव नहीं। ऐसे में आशंका है कि आतंकियों को एयरबेस में घुसने में अंदर से भी मदद मिली, क्योंकि एयरबेस पर हुए हमले की जांच में पता चला कि एयरबेस की दीवार पर लगी कांटेदार तारों के साथ छेड़छाड़ की गई। हमले से पहले एयरबेस की 3 फ्लड लाइट्स का डायरेक्शन बदल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि लाइट ग्राउंड पर ना पड़े और आतंकी एयरबेस में घुस सकें। इतना ही नहीं, फ्लड लाइट्स की जगह से ही एक टोपी और दस्ताने भी मिले। इन्हीं सुराग के आधार पर मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग सर्विस के एक 4th क्लास कर्मचारी को एनआईए ने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ चल रही है। बगैर देखिए, कहीं ना कहीं तो मदद की है इनसाइडर्स ने। कितनी मदद की है, कितने लोग वहां पे इन्वॉल्व थे, इसका पता नहीं है। बगैर उसकी मदद के नहीं आ सकती। अब वो स्लीपर सेल पहले हो सकता है कि 6 महीना पहले से बन गया हो और उन्हीं ने अपने कांटेक्ट बना लिए हों जो बाहर पाकिस्तान से आए थे, या अंदर ही उनका कोई कांटेक्ट था, या भी तो इस तरह की वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर हैं, सिविलियंस भी वहाँ रहते हैं बेस के अंदर। बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें से किसी न किसी को इन्हीं ने यूज़ किया है। लाइट का बदलना, जगह का सिलेक्शन, ये 1 दिन में या 2 दिन में वो एंट्री की और फौरन इस तरह का इतना बड़ा ऑपरेशन कर लें, ये मैं नहीं मानने पे तैयार। यही वजह है कि एनआईए की टीम इस बात की भी पड़ताल करेगी कि क्या एयरबेस में ही मौजूद किसी शख्स ने आतंकियों की मदद की। इस मददगार ने न सिर्फ एयरबेस में घुसने में मदद की, बल्कि भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक की सीमा पार होने वाली तस्करी में भी मदद की होगी। अब तक की जांच के आधार पर एयरबेस पर हुए हमले में भीतरघात की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों ने पाकिस्तान के जिन नंबरों पर बात की थी, उनका भी खुलासा हो चुका है। आतंकियों के चारों हैंडलर्स पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद थे। ये थे जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर और उनके 2 और साथी। मौलाना मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसे 1999 में हाईजैक हुए एयर इंडिया के एक विमान को छुड़ाने के लिए कंधार में रिहा किया गया था। जैसा कि एनआईए के एक अधिकारी का कहना है कि पंजाब बॉर्डर पर होने वाली ड्रग्स तस्करी पर भी हमारी नजर है। इसके साथ ही एयरबेस में मौजूद लोगों पर भी नजर है। हो सकता है एयरबेस में रहने वाले किसी परिवार या घर ने आतंकियों को हथियार और विस्फोटक दिलाने में मदद की हो। एयरबेस में 3000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। हो सकता है बड़ी रकम की लालच में किसी ने आतंकियों से हाथ मिला लिया हो, लेकिन बड़ी चुनौती तो आतंकियों के मददगार को पकड़ने की है। कुछ आइडिया तो हो भी गया है, जैसे कि पीछे की तरफ लाइट्स का उसका शिफ्ट करना, लाइट्स के फोकस को फ्लड लाइट्स को ऊपर की तरफ करना, और फ्लड लाइट जो ऊपर किया गया है उससे एक इंडिकेशन ये होता है कि वो लोग उसी डायरेक्शन से आए हैं और वो एक किस्म का लैंडमार्क मिल गया उनको, क्योंकि बाकी जो लाइट्स थी वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, तो उनको दूर से पता लग गया कि मुझे या हमें इस तरफ आना है। तो मुश्किल नहीं है, पकड़े जाएंगे। एनआईए इन सभी पहलुओं पर अपनी जांच कर रही है। हालांकि पठानकोट हमले से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या एक असिस्टेंट कमांडेंट की किडनैपिंग के बाद स्पेसिफिक इनपुट था? आतंकी कहां से आए थे और वो एयरबेस तक कैसे पहुंचे? टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और गुरदासपुर के जिस एसपी सलविंदर सिंह को अगवा करने से पठानकोट हमले की शुरुआत हुई थी, उनसे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि एनआईए सलविंदर सिंह के कुक मदन गोपाल को बुधवार को राजधानी दिल्ली लेकर आएगी। सलविंदर सिंह के 4 मोबाइल फोन और उसके रसोइये के पास मौजूद 2 मोबाइल फोन नंबरों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने सारे मोबाइल फोन नंबरों की जरूरत क्यों पड़ रही थी? आतंकी हमले के बाद से ही सवालों में सलविंदर सिंह। एनआईए ने पूर्व एसपी सलविंदर सिंह से की पूछताछ। 2 जनवरी की रात पठानकोट एयरबेस पर हुआ था हमला। आतंकियों के हमले में 7 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। पंजाब में पठानकोट के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में हैं।
सलविंदर सिंह के मुताबिक 31 दिसंबर की रात वो अपने दोस्त राजेश वर्मा और रसोइया मदन गोपाल के साथ पठानकोट के पंचपीर दरगाह में मत्था टेकने गए थे और आतंकियों ने नरोत जयमाल सिंह थाना क्षेत्र में आने वाले कोलियन गांव के पास उन्हें अगवा कर लिया। बाद में उनकी गाड़ी पठानकोट शहर के पास ताजपुर में पड़ी पाई गई। अगर सलविंदर सिंह की कहानी को सच मान भी लिया जाए तब भी ये मानना मुश्किल है कि आतंकियों ने गाड़ी में सवार 3 लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। हालांकि ये मानना मुश्किल होगा कि आतंकवादियों को ये पता नहीं चला होगा कि जिस गाड़ी पर वो हमला कर रहे हैं वो पुलिस अधिकारी की गाड़ी है। यहां सवाल ये भी खड़ा होता है कि एसपी सलविंदर सिंह बॉर्डर के नजदीक संवेदनशील इलाके में टेरर अलर्ट होने के बावजूद भी अकेले क्यों गए। एसपी सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि उनकी गाड़ी रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच छीनी गई, जबकि पता चला है कि मजार में मत्था टेकने के बाद एसपी रात 9 बजे रवाना हो गए थे और जहां से वो अगवा हुए उसकी मजार से दूरी करीब 13 किलोमीटर है। फिर सवाल ये उठता है कि 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में एसपी सलविंदर सिंह को 2 घंटे कैसे लग गए। इस बीच वो कहां थे और क्या कर रहे थे। ये कहना तो मुश्किल है कि उनका कितना योगदान है, लेकिन ये जरूर है कि शुभा बहुत हो रहा है उनके ऊपर, इसलिए कि उन्हीं ने स्टेटमेंट कई एक बदले हैं और जिस तरह की बातें की गई हैं उसमें मैं ये नहीं मान सकता कि उनका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना ऐसा है कि उनका कुछ दूसरे कार्यक्रम या दूसरे चीज़ों के साथ इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका नज़र आता है। ये पता नहीं कि सीधा उनका है या इनडायरेक्ट उनका है या उनको फंसा लिया गया, ये मैं समझता हूँ अभी वक्त आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कि उनके ऊपर शुभा बहुत हो रहा है। हालांकि अब तक सलविंदर सिंह का कहना है कि वो दरगाह पर अक्सर ही जाते रहते हैं, लेकिन वहीं पंचपीर दरगाह के सेवक का ये दावा है कि सलविंदर सिंह पहली बार दरगाह पर माथा टेकने आए थे और 31 दिसंबर से पहले सलविंदर सिंह कभी भी दरगाह पर नहीं आए थे। सवाल ये उठता है कि सलविंदर सिंह आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलविंदर सिंह आखिर जांच एजेंसियों से क्या छिपाना चाहते हैं। ये शक इस वजह से और भी गहरा जाता है कि उस वक्त एसपी सलविंदर सिंह के पास 4 मोबाइल फोन थे, वहीं उनके कुक मदन गोपाल के पास भी 2 मोबाइल फोन थे। सवाल उठता है कि जब एसपी सलविंदर सिंह बिना गनर लिए ही दरगाह पर मत्था टेकने निकल जाते हैं तो फिर इतने सारे मोबाइल लेकर जाने का क्या मतलब है। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए होंगे जो आते हैं सिम्स, उनको दे ताकि वो उस तरफ पाकिस्तान के थे। इनके पास 100% पाकिस्तान के थे, वो तो हमें मालूम हो गया। ये आप सिर्फ सिम कार्ड की बात कर रहे हैं, सिम कार्ड आपको चाहिए, आज ही मैं आपको पाकिस्तान के सिम कार्ड यहाँ भी ले आऊंगा। इधर बिकते हैं, आम बिकते हैं, तो बिक क्यों रहे हैं, इसीलिए तो उसने तो वो अपने जो हमारे कार्ड हैं वो एक दफा उधर चल पड़े तो ये पता नहीं लगेगा, तो इसलिए इसने बड़ी एक चालाकी की जहाँ के ये 4, 5, 6 ले आया और उधर आ गया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सवालों के घेरे में आए सलविंदर सिंह से जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली में पूछताछ की, क्योंकि सलविंदर सिंह ने एनआईए और पंजाब पुलिस को जो अपने बयान दिए हैं उसमें तालमेल में काफी कमी पाई गई। सलविंदर सिंह के कुक मदन गोपाल और दोस्त राजेश वर्मा से एनआईए पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सलविंदर सिंह वर्तमान में पंजाब सशस्त्र पुलिस की 75वीं बटालियन में सहायक कमांडेंट हैं। सूत्रों के मुताबिक सलविंदर सिंह से सच उगलवाने के लिए उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट तो होगा ही, पर लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी कितनी हद तक चीजें सामने आती हैं वो इतना साफ जाहिर नहीं है, लेकिन एसपी की जो भी इंक्वायरी होगी और उसकी बातचीत को अगर आप एक से दूसरा जोड़ेंगे, उसके अंदर जो गैप्स आएंगे और उन गैप्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पक्का जो है जो निर्लभ सस्पेशन एसपी की तरफ जा रही है वो कंफर्म हो जाएगी।
गौरतलब है कि आतंकियों ने सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल का 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। इसके बाद 2 जनवरी को आतंकवादी पठानकोट के एयरबेस में घुसे और आतंकी हमले को अंजाम दे डाला। आतंकियों के इस हमले में एनएसजी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एक और भारतीय सुरक्षा बल पठानकोट एयर बेस पर हमला करने वाले आतंकियों से निपटने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर सलविंदर सिंह के हमलावरों के साथ तार जुड़े होने का अंदेशा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पंजाब में भारत पाक सीमा से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक होने वाली अवैध ड्रग तस्करी ने पंजाब पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रग तस्करी में राज्य कर्मचारियों की भूमिका इस हद तक बढ़ गई है कि खुफिया एजेंसियों की शक की सुई सलविंदर सिंह पर अटक रही है, जो आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की वफादारी निभाने के चलते पठानकोट हमले का एक मोहरा बन गए हैं। हालांकि सलविंदर सिंह के तार आतंकवादियों से जुड़े होने के विचार से पंजाब पुलिस पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या सलविंदर पंजाब पाक सीमा पर ड्रग तस्करी करने वाले माफियाओं के करीबी हैं? इससे भी अजीब बात ये कि सादे कपड़ों में होने के बावजूद सलविंदर अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में थे। जब कथित तौर पर आतंकवादियों ने उनके दोस्त राजेश वर्मा के गले पर चाकू से वार किया, लेकिन वार इतना गहरा नहीं था कि उसकी वजह से मौत हो जाती। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आतंकियों ने एसपी सलविंदर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। जांचकर्ता अब भी इसी गुत्थी में उलझे हैं कि आखिर आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर और उनके साथियों को क्यों छोड़ा, जबकि आतंकियों ने एक दूसरी गाड़ी को अगवा किया तो उसके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी चूक से आतंकी एयरबेस में घुसने में कामयाब हुए। मैं इसे बहुत सीरियस मानता हूं, क्योंकि ये पहली बारी नहीं, इसी रूट से दूसरी बारी जुलाई में भी पिछले साल भी इसी रूट से ये आतंकवादी आए थे। तो बार बार एक ही रास्ते से आना और ये कहना कि फेंस की कहीं पे फेंस कटी नहीं है, क्योंकि ये जो लस्सियां बल्ज का इलाका है, मैंने वहां पे सर्विस भी की हुई है, मैंने देखा भी है, वो ऐसा इलाका है कि जहां पे वो रावी अपने इलाके में पार करते हैं और उसके बाद गांव हैं, और इतने ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड गांव हैं कि अगर वहां पर एक भी आदमी रात को कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं, तो ये कहना कि बिना डिटेक्शन के वो अंदर चले आए हैं, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होता। और मुझे पक्का मालूम और मुझे यकीन है कि उसमें भी कोई ना कोई मिला हुआ है, जिनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। खुफिया विभाग ने पठानकोट में आतंकी हमले के कुछ दिन पहले ही पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया था। गृह मंत्रालय से जारी अलर्ट में यह भी कहा गया था कि आतंकी नए साल के मौके पर हमला कर सकते हैं। जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि एक सीनियर अफसर होने के नाते सलविंदर सिंह के पास पहले से ही आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना थी। उसी शाम पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अलर्ट मिलने के बाद भी पंजाब पुलिस इस आतंकवादी हमले को रोकने में नाकाम साबित हुई। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने में तकरीबन 3 दिनों से ज्यादा का वक्त लग गया। हमारे साथ जांबाज जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। बेशक मौजूदा खतरा तो टल गया, मगर कई सुलगते सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े हैं, जिनका जवाब जानना अभी बाकी है। सेना की वर्दी में पाकिस्तान से आए 6 आतंकवादियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और डीजीपी पंजाब सुरेश अरोड़ा ने सुरक्षा में खामी की बात को स्वीकार किया है। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी घुसकर कई घंटे रेकी करते रहे, इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। सवाल तो यह भी है कि जिस एयरबेस पे
वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जहाज और आयुध भंडार हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? सवाल तो यह भी है कि केंद्रीय एजेंसियों ने दिसंबर के आखिर में आतंकियों के घुसने और हमले के संबंध में अलर्ट भी जारी किया था। बावजूद बीएसएफ और पंजाब पुलिस आतंकियों की घुसपैठ को नहीं रोक पाई। 31 दिसंबर के आसपास कुछ आतंकवादियों के पंजाब के बमियाल सेक्टर के नैरोड जैमल सिंह इलाके में पाकिस्तान से घुसाने की खुफिया जानकारी भी मिली थी। बावजूद इसके पठानकोट के सीमावर्ती गांव कोहलिया के पास गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह और उसके साथियों का गाड़ी समेत अपहरण होता है। 31 दिसंबर 2015 को नरोड जैमल सिंह कोहलिया गांव से, जो कि बॉर्डर के पास है, वहां से एसपी गुरदासपुर सलविंदर सिंह की गाड़ी महिंद्रा एसयूवी को आतंकवादियों ने वहां पर हाईजैक किया। वहां पर इस गाड़ी के अंदर एसपी सलविंदर सिंह, उसके साथी राजेश वर्मा और उनके जो कुक थे मदन गोपाल, वो मौजूद थे। आतंकवादियों ने गाड़ी के अंदर ही इन तीनों के हाथ और पांव बांध दिए, इनके मोबाइल छीन लिए। उसके बाद पठानकोट के नजदीक आकर, एयरफोर्स के नजदीक आकर थोड़ी दूरी पर ही पहले एसपी और रसोइये को गाड़ी से फेंक दिया। उसके बाद थोड़ी दूर आगे चलने के बाद राजेश वर्मा को भी फेंक दिया, उस पर वार किया गया चाकू से और गाड़ी को भी वहां छोड़कर आतंकवादी आगे एयरफोर्स की ओर बढ़े। लेकिन आतंकवादियों के चंगुल से जान बचाने के बाद एसपी सलविंदर सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी सलविंदर सिंह के मुताबिक जब उनको गाड़ी से फेंका गया, उसके बाद उन्होंने हाथ पांव खोले और साथ लगते गांव गुलपुर सिमली में पहुंचे। रात को करीब 3 बजे वहां पर उन्होंने एक घर से सहायता मांगी, उनको आपबीती सुनाई। वहां पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वहां पहुंचती है। उसके बाद एसपी ने वहां सारी जो कहानी है वो पुलिस को बताई। लेकिन उसके बाद जो तीनों के बयान आ रहे हैं, एसपी के, उनके साथी राजेश वर्मा और कुक के, उसमें विरोधाभास है, जिसको लेकर शक की सुई इन तीनों पर है और ये संदेह के घेरे में है, जिसकी फिलहाल एनआईए जांच कर रही है। इसके बाद पठानकोट में दहशत के 5 दिनों में क्या क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। लेकिन पठानकोट मामले को लेकर अभी भी कई सुलगते सवाल हैं, जिसका जवाब देना बेहद जरूरी है। मसलन आतंकियों के पास भारी मात्रा में असलहा और गोली बारूद था। फिर क्या एयरफोर्स स्टेशन में घुसने के लिए आतंकियों ने कई फुट ऊंची कटीली तारे लगी दीवार फांदी, या फिर उन्हें भीतर घुसने का रास्ता किसी देश के दुश्मन ने दिया? सवाल तो यह भी है कि रक्षा मंत्री ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के करीब 24 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले घने जंगल की बात की। असल में यह एयरबेस से सटी नहलवा नहर में उगा घना सरकंडा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वायुसेना ने सरकंडा काटकर पूरे क्षेत्र को क्लीन क्यों नहीं किया? आखिर इतने बड़े सामरिक महत्व वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अत्याधुनिक तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे? आयुध भंडारों के 1000 मीटर के इलाके में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता। बावजूद इसके पठानकोट एयरबेस में इस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यह भी उठता है कि एयरफोर्स स्टेशन के मेन एंट्री गेट के साथ बीते कुछ सालों में दुकानों का निर्माण किया गया, यह कैसे मुमकिन हुआ? सवाल तो यह भी है कि आखिर पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने करीब 31 किलोमीटर का दायरा कैसे पूरा किया? कथाना यही वो जगह है जहां आतंकियों और टैक्सी ड्राइवर इकागार सिंह का सामना हुआ। इसके बाद आतंकी कोहलिया पहुंचे, जहां आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह, उनके कुक और साथी को किडनैप किया। इसके बाद अकालगढ़ आतंकियों ने इसी जगह पर एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को छोड़ दिया। यहां से आतंकी पठानकोट एयरबेस से सटे तजपुर गांव पहुंचे। बड़ा सवाल तो यह है कि सीमा पार से भारत सीमा में घुसपैठ कर आतंकी टैक्सी ड्राइवर इकागार सिंह तक कैसे पहुंच गए? अब एनआईए के लिए सबसे अहम ये भी जानना बाकी है कि आखिर इस सारे मामले में कौन कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो मिसिंग हैं। जैसे आतंकी भारत की सीमा में कहां से दाखिल हुए, आखिर उन्हें इकागर सिंह की गाड़ी तक किसने पहुंचाया, आखिर क्या अगर वो खुद एसपी की गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें रास्ते कैसे मालूम हुए,
और अगर वो 24 घंटे पहले ही पठानकोट में पहुंच चुके थे तो आखिर के 24 घंटे उन्होंने कहां बिताए, जिन पर जांच होना बाकी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब एनआईए को जब तक नहीं मिलता तब तक पठानकोट हमले का पूरा सच बाहर नहीं आ पाएगा। दीपक खजूरिया के साथ सर्वमित्र, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।